नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक लाख उत्पादन के लिए कीट संचरण के बाद जरूरी कार्य। फसलों से अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने के उपाय। झारखंड राज्य में वन क्षेत्र काफी बड़े एरिया में पाए जाते हैं और इन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले किसान जंगलों में पाए जाने वाले वृक्षों पर लाख कीट का पालन कर इनसे लाख उत्पादन करते हैं। अभी जिन किसानों ने लाख कीट का संचरण किया है वे अधिक लाख उत्पादन के लिए इस समय किन किन कार्यों को करें, इस बारे में बता रहे हैं भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद अनुसंधान संस्थान रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष कुमार राउत। समसामयिक गतिविधियां ला के फसल में जो है उसको कैसे कैसे अभी उसका प्रावधान करना चाहिए, उसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो किसान भाई फरवरी का आखिरी में या 10 मार्च तक बिहन लाख को बांधा था, अभी उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो लोग बिहन उसका फुंकी को खोल दें। 21 दिन के बाद फुंकी खोल देना ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, बिहन लाख से शिशु कीट निकल जाने के बाद बंधी लाख डंठलों को फूंकी कहते हैं। शिशु कीट के बिहन लाख से निकल जाने के बाद डंठलों को पेड़ से हटा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद शत्रु कीट बिहन लाख से जन्मे शिशुओं पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। फुंकी में शत्रु कीट रहते हैं और शत्रु कीट हम अगर फुंकी को ज़्यादा दिन बांध के रखते हैं तो उससे शत्रु कीट निर्गमन होके आपके लाह के फसल में आते हैं और वो फसल को खराब करते हैं। तो इसीलिए आपको फुंकी को निकाल देना ज़रूरी होता है। और फुंकी निकल जाने के बाद उसको आपको छील के बाज़ार में तुरंत बेच देना होता है, क्योंकि इससे आपका वजन ज़्यादा दिन अगर आप रखते हैं तो उसको आपका वजन घट जाता है और किसान को नुकसान पहुंचता है। जो लोग फुंकी को रख रखाव या उसका स्टोरेज करना चाहते हैं वो लोग ध्यान दें कि काला तितली करके एक कीड़ा है जो कि इसका स्टोरेज हाउस में या उसका जो भंडारण करते हैं उस वहाँ पर लाह को खोखला कर देता है एवं उसका हानि पहुंचाता है। तो किसान भाई उसका भी ध्यान दे। किसान भाइयों, पौधों पर लाख कीट छोड़ने के 1 महीने बाद और फूंकी उतारने के 1 हफ्ते बाद नुकसानदायक कीटों का प्रकोप होने लगता है। लाख कीट के दुश्मन कीट जैसे काली तितली, सफेद तितली और क्रोईसोपा द्वारा लाख की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसके कारण लाख के उत्पादन में भारी कमी आती है। इसके अलावा लाख को फफूंदी द्वारा भी नुकसान होता है, इसलिए आप इनका समय रहते नियंत्रण जरूर करें। लाह का फसल शत्रु कीट से सुरक्षित हो, इसीलिए हमको कीटनाशक का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी होता है। आपका लाह का फसल में अभी जैसे कुसमी लाह का फसल है तो उसमें बिहन लाख बांधने का 30 से 35 दिन बाद पहला छिड़काव, 60 से 65 दिन के बाद दूसरा छिड़काव एवं 90 से 95 दिन के बाद तीसरा छिड़काव करना बहुत जरूरी है। नर कीड़ा जब निकलता है किसान भाई ध्यान दे कि उस टाइम छिड़काव नहीं करना है, क्योंकि उससे नर कीड़ा मर जाता है और इससे लाह की फसल में क्षति सहना पड़ता है। अगर आपका कुसमी लाह है तो उसके लिए इंडोक्साकार्ब एक दवाई है जो कि ईसाकार्ब के नाम में बाजार में उपलब्ध है। वो ईसाकार्ब का दवाई को 0.7 ml प्रति लीटर पानी में का घोल प्रस्तुत करके छिड़काव करना पड़ेगा। अगर आप रंगीनी लाह ले रहे हैं तो उसके लिए आपको फिप्रोनिल का दवाई जो कि बाजार में रिजेंट के नाम पर उपलब्ध किया जाता है, उसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी यानी 10 लीटर पानी में आपको
15 ml का घोल प्रस्तुत करके उसको छिड़काव करना होता है। तीसरा चीज है, आप जैसे अभी गर्मी बहुत बढ़ गई है, इसके लिए लाह का कीड़ा मरने लगते हैं, इसलिए आप सीधा सादा पानी को लेकर के सुबह और शाम को लाह के फसल में छिड़काव कर सकते हैं। किसी भी अवस्था में नर लाख कीट निकलने के समय कीटनाशक या फफूंदनाशक दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नर कीट मर सकते हैं, जिससे निषेचन क्रिया नहीं हो पाएगी और अगली फसल के लिए बीहन की पैदावार नहीं मिलेगी। इसलिए इन अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए छिड़काव करें। आपका जो वृक्ष है जिसमें आप लाह चढ़ाते हैं उसमें बहुत पतझड़ होता है, इस महीना पतझड़ का है, इसके चलते बहुत सारे सूखे पत्ते पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं और इससे आग लगने का खतरा भी बना रहता है। तो आपसे ये अनुरोध है कि अगर ऐसा आग ना लगे आप चाहते हैं तो इस तरह का जो पत्ते गिरते हैं उसको समेट करके इकट्ठा कर दिया जाए, उसको कहीं बाहर ले जाकर आप जलावन के काम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो उसका खाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग बैसाखी का फसल अक्टूबर में लेना चाहते हैं उनके लिए पलाश को प्रूनिंग करके उसका तैयार करना होगा, इसीलिए मार्च या अप्रैल महीना में उसको प्रूनिंग करना पड़ेगा या उसका यानी कटाई छटाई उसको करना पड़ेगा ताकि वो अक्टूबर में बीहन लाख लगने के लिए रेडी हो जाए। और उसी तरह बेर की फसल में मई के महीने में आपको कटाई छटाई करनी होगी ताकि 6 महीने बाद वो ला लगने के लिए उपलब्ध रहे। और एक चीज़ है कि कहीं कहीं जगह देखा गया है कि कुहासे के चलते फफूंद भी लग गया था। फफूंदनाशक इसी के लिए आपको उपयोग करना है, उसका छिड़काव करना है। जो एक बाजार में उपलब्ध हो रहा है हेक्साकोनाजोल करके, उसको आप 1 लीटर पानी में 1 ml यानी अगर 10 लीटर का बाल्टी का पानी ले रहे हैं तो उसमें 10 ml उस दवाई डाल के उसका घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाई, अगर ये सारे वैज्ञानिक विधियों का आप पालन कर पाएंगे और ये सब बातें मान करके आप लाह का खेती कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आप लाह का फसल से अच्छा आमदनी कर पाएंगे और इससे आपका आय में बढ़ोतरी होगी। इसमें कोई द्विधा की बात नहीं है। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। बढ़ती आबादी के साथ कृषि पर भी उत्पादन का दबाव बढ़ रहा है और किसान अधिक उपज की चाह में अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग खेती में करने लगे हैं, जिससे उपज तो अच्छी मिल रही है लेकिन इससे मिट्टी की भौतिक दशा बिगड़ती जा रही है। ऐसे में किसान मिट्टी की उत्पादकता बनाए रखते हुए खेती किस प्रकार से करे, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर भूपेंद्र कुमार से। किसान भाइयों, हम लगातार खाद का प्रयोग कर रहे हैं, तो लगातार खाद का जो रासायनिक खाद है उसका प्रयोग से कई जो है सो समस्याएं भी देखने को मिल रही है, जिसमें है उर्वरता की कमी। धीरे धीरे कालांतर में उर्वरा शक्ति जो है मिट्टी के कम हो रही है। मिट्टी पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो प्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों, मानव जाति और पशुओं को सहायता करती है। लेकिन रासायनिक खादों, कीटनाशकों, औद्योगिक कचरों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी प्रदूषित हो रही है। इसके अलावा कई ऐसे कारण भी हैं जिससे मिट्टी खराब हो रही है। जिन भूमियों की सतह पर कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयन अधिक हो जाते हैं, भूमि पर सफेद लवण
अधिक मात्रा में फैले रहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इन भूमियों को रेह भूमि भी कहते हैं। तो इससे बचने का क्या क्या उपाय करेंगे, ये इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला मुख्य ध्यान होता है कि हम अगली पीढ़ी को अच्छी उर्वरा शक्ति वाली मिट्टी जो हमारे पास है उसी तरह का हम प्रदान करें। तो जैविक पदार्थ का इस्तेमाल के बिना जो है सो खेती करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे उसकी उर्वरता शक्ति घटती जाती है। तो सबसे पहले तो हम जैविक जो पदार्थ है उसका अवश्य प्रयोग करें। जितना मात्रा हो सके, जितना मिले, कम या ज़्यादा जो भी मिले उसको अवश्य प्रयोग करें और सभी खेतों में जैविक पदार्थ का अवश्य प्रयोग करें ताकि उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे। दूसरा उपाय करें संतुलित खाद। ये नहीं कि हम कभी यूरिया खूब ज़्यादा डाल दिए, कभी DAP डाल दिए, कभी कुछ डाल दिए, ऐसा नहीं है। जब भी डालें कम डालें या ज़्यादा डालें, संतुलित मात्रा में डालें। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की संतुलित मात्रा जो अनुशंसा किया गया है उसका जरूर प्रयोग करें। मिट्टी एक ऐसी धरोहर है जिससे हमें लगातार उत्पादन लेते रहना है। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि इसकी रक्षा करें। मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए मिट्टी कटाव को रोकें, ठीक प्रकार से कर्षण क्रियाएं करें, उचित फसल चक्र अपनाएं, हरी खाद और कार्बनिक खादों का उपयोग करें, पलवार का उपयोग करें, उचित जल निकास करें, बहुत जरूरी होने पर ही रासायनिक दवाओं का उपयोग करें और समेकित कृषि अपनाएं। जैविक खाद बहुत सारे खाद हैं, लेकिन दलहन में जैसे है राइजोबियम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इससे करीब 15% तक जो है उपज में वृद्धि हो सकती है, फायदा हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी जैविक खाद हैं जैसे PSB, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। अम्लीय मिट्टी में जैसे फास्फोरस की अक्सर कमी होती है, उपयोग युक्त दशा में नहीं मिलती है, तो उसको घुलनशील बना देता है। इसके बाद अजोटोबैक्टर है। अजोटोबैक्टर से जो गैर दलहनी फसल है उसमें जैसे नाइट्रोजन जैसे प्रदान करता है। तो ये सारी जो है सो जैविक खाद हैं। तो ये सब प्रयोग हो गए और साथ ही साथ अगर मिट्टी में कुछ दोष है तो उसकी जो है सो जांच जरूर करा लें ताकि समय रहते उसका निदान हो सके। मिट्टी की सुरक्षा देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः ये समय की मांग है कि इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पपीते के बाग हमारे राज्य में आमतौर पर जहां तहां देखे जा सकते हैं और जैसा अभी इसकी नर्सरी तैयारी का समय चल रहा है तो जो किसान इसका नया बाग लगाना चाहते हैं वे सभी शेडनेट में इसका बिचड़ा तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए किसान पपीते की कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें और बिचड़ा तैयार करते वक्त किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार धाकड़ से। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पपीता आजकल बाज़ारों में और आसपास के इलाकों में हाट में बहुत अधिक मात्रा में बिकना शुरू हुआ है। इसके साथ साथ किसानों का रुझान भी इस ओर बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसके दाम जो है मार्केट में
बहुत अच्छे मिल जाते हैं। पपीता वाकई इस कुदरत की अनोखी देन है। पपीता कई औषधियों गुणों से भरपूर होता है, साथ ही सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। पपीते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत कम समय में फल दे देता है। इसकी उन्नतशील प्रजातियां जैसे कि पूसा डेलिसस, पूसा मैजिस्ट्री, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा या म्यूटेंट डुफार्व, CO1, CO2, CO3, CO4, कुर्ग हनी, रेड लेडी 786, वाशिंगटन, कोयम्बटूर, कुंगहर्नी ड्यू, पूसा डेलिसियस इत्यादि उन्नतशील प्रजातियां हैं। जैसा कि देखा गया है कि पपीता को लगाने के लिए उसका बीज का हम उपयोग करते हैं। जो किस्म का, चाहे वो लोकल हो या हाइब्रिड हो, जो बीज है वो आपका उसी साल का बीज होना चाहिए। पुराना बीज का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपका अंकुरण बिल्कुल नहीं होगा। तो किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जहाँ तक हो सके वो एक स्वस्थ बीज का और एक ताज़ा बीज का इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो अंकुरण है वो बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। इसी के साथ में वो बीज को आप लगाने से पहले एक दिन के लिए पानी में भिगो के रात भर रख देंगे तो उसका अंकुरण बहुत ही अच्छी तरह से हो पाएगा। पपीते स्वास्थ्य नर्सरी तैयार करने के लिए बुवाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें, क्योंकि शुरुआती अवस्था इसके पौधों पर कई रोगों का प्रकोप होने लगता है। इससे बचने के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। फिर पॉलीथीन बैग, प्रोटे या नर्सरी में बीजों की बुवाई करें। अगर आप नर्सरी में इसकी बुवाई कर रहे हैं तो बीजों की लाइन में बुवाई करें, इससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। इस प्रकार आप रात को बीज को भिगोएंगे और उसके बाद आप उसको सुबह या तो आप पॉलीथीन में लगा सकते हैं, या आजकल जो आप देख रहे हैं पोट्रे, पपीता का पोट्रे मार्केट में आना शुरू हो गया है, उसमें भी आप बीज को लगा सकते हैं। पोट्रे में लगाने का फ़ायदा ये होगा कि उसको आपको कम मेहनत में आसानी से भर पाएंगे, जो भी मिट्टी और खाद उसके अंदर डालना है, और उसको आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। उसी के साथ ये कम जगह भी घेरता है और इससे आसानी से इसके अंदर पौधे उगाए जा सकते हैं। तो पोट्रे या पॉलीथीन में आप किसी का भी चयन कर सकते हैं। उसमें लगाने के लिए आपको जो उसमें मीडिया, मिट्टी का जो इस्तेमाल करना है, उसमें आपको क्या क्या इस्तेमाल करना होगा उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी लीजिए। उसके अंदर आपको मिट्टी, केचुआ या गोबर की खाद और कोकोपीट, तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर पोट्रे या आपको पॉलीथीन में भर लेना है। भरने के बाद उसमें आपको बीज उसके अंदर लगाना है। बीज अधिक गहराई में ना लगाएं, उसको आप 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में ही बीज को लगाना चाहिए। अगर आप लोकल पपीता का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखें, आप प्रत्येक पॉलीथीन या प्रत्येक पोट्रे के एक छिद्र में लगभग 2 से 3 बीजा डालें, क्योंकि उसमें नर और मादा अलग अलग निकलते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक पॉलीथीन में आप 3 से 4 बीजा लगाएंगे, उसको एक गड्ढे में लगाएंगे तो उसमें से आपको एक मादा पौधा निकलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए कम से कम लोकल पपीता का अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो उसमें आप प्रति पॉलीथीन या प्रति पोट्रे का एक जो छिद्र है उसके अंदर लगभग 2 या 3 या 4 तक बीज आप डाल सकते हैं, ताकि आपको ट्रांसप्लांट करने के बाद में आपके ज़्यादा से ज़्यादा मादा पौधे आपको मिल सकें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र की पौध तैयार करने के लिए लगभग 100 वर्ग मीटर का स्थान का चुनाव करें। उसके बाद 5 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारियों को बना लेना चाहिए और क्यारियों की ऊंचाई जमीन से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इन क्यारियों में बीज बोने से पहले क्यारियों से कंकड़, पत्थर, खरपतवार आदि अशुद्धियों को हटा देना चाहिए, ताकि क्यारियों को 25% फॉर्मेल्डिहाइड से उपचारित करना चाहिए। इसके बाद अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, रेत तथा मिट्टी को बराबर मात्रा में मिलाकर मिश्रण तैयार कर अच्छी तरह मिट्टी में मिलाने के बाद क्यारियों को बनाना चाहिए। तैयार क्यारियों में बीज को 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। लगाने के बाद आप निरंतर रूप से उसका सिंचाई करते रहिए। जहाँ तक देखा गया है पपीता का अंकुरण लगभग 15 से 20 दिन के अंदर हो जाता है, और उसके बाद जब उसमें 4 पत्तियां की स्टेज हो जाती है, 4 पत्ती जब बड़ी हो जाती है, उस अवस्था में उसको हम फील्ड में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कई बार देखा गया कि किसान भाई बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी पौधे को पिला देते हैं नर्सरी के अंदर, और उसका पौधा पीला होकर सड़ जाता है। तो बहुत अधिक पानी और बहुत कम पानी दोनों ही अवस्था पपीता के लिए नुकसानदायक है। इसलिए एक निश्चित मात्रा में और एक फव्वारे के द्वारा उसको पानी पिलाएं, ताकि पौधे को कोई नुकसान भी ना हो। और इसके बाद में अगर आपको कोई लक्षण दिखते हैं, आपको कोई बीमारी लगती है, तो उसका उसी समय उसका निदान कीजिए या उस पोट्रे को वहाँ से हटा दीजिए, ताकि वो इन्फेक्शन बाकी पौधों में ना पहुँचे।
और इसी के साथ में आपको जो छोटी मोटी सावधानी रखनी है, टाइम से आपको उसका खरपतवार निकालना है, निरंतर पानी देना है और हो सके तो बीच में एक स्प्रे फंजीसाइड का आप बाविस्टिन का कर देंगे तो कोई भी आपका फंगस बीमारी उसमें नहीं आ पाएगा। इस प्रकार आप खुद का पपीता का नर्सरी का एक व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। आप अपना पौधा बेच भी सकते हैं और अपने फील्ड में लगा भी सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला रांची के कृषक सुरेश भंडारी ने। ये ऋषि मशरूम के उत्पादन तकनीक के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो सुरेश भंडारी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे मशरूम की बात करेंगे जिसमें काफ़ी मतलब औषधीय गुण रहता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है जिसे ऋषि के नाम से जाना जाता है या गैनोडर्मा के नाम से भी जाना जाता है। और काम शुरू करने से पहले मार्केट का भी आपको ध्यान रखना है। आपने अपने आसपास के और जगह पर इसकी मार्केट को टैप करना है। जैसे आपको मार्केट मिल जाएगा तब जाके आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। ऋषि मशरूम, जिसे गैंड्रोमार के नाम से भी जाना जाता है, इसे वंडर मशरूम भी कहा जाता है, जो दुनिया का सबसे खारा मशरूम है। ये लगभग 6 रंगों की होती है। ऋषि मशरूम का उत्पादन जो किसान भाई करना चाहते हैं वे किस तरह से करें जिससे अच्छा मुनाफा मिल सके, वह इस प्रकार से है। खेती करने के लिए इसकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि ये कुछ पेड़ों का पैरासाइट भी है, कुछ पेड़ों को मार देता है। तो क्रॉप को जब फसल ले लेते हैं उसके बाद डिस्पोज करने से पहले बैगों को कमरे के अंदर ही ट्रीट करें, फॉर्मलिन से ट्रीट करें या ऐसी जगह पर इन जो बचे अवशेष है उसको जला दें ताकि ये बाहर ना फैल सकें और पेड़ों को नहीं मार सके। इसकी खेती आमतौर पर लकड़ी के बुरादे पे की जाती है, खासकर वो उन पेड़ों का बुरादा जिनके पत्ते चौड़े होते हैं। और जैसे कि इसका जो पोषाधार या सबस्ट्रेट कहते हैं उसको तैयार करने के लिए हम जैसे मान लीजिए 1 क्विंटल आपने बुरादा लिया लकड़ी का, उसमें 20% चोकर, 1% कैल्शियम कार्बोनेट और 0.5% जिप्सम मिला देते हैं। पहले तो सबस्ट्रेट को जो बुरादा है उसको अच्छी तरीके से भिगो देते हैं। भिगोने के बाद जो बाकी मटेरियल है उसको अच्छी तरह से मिलाकर 1.5 से 2 kg सबस्ट्रेट जो पोषाधार है पीपी बैग में भरते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा मात्रा में सबस्ट्रेट भरते हैं तो इसमें ऑटोक्लेव की दिक्कत आएगी, इसमें स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। और उसके बाद जब ऑटोक्लेव करेंगे, जब बैग ठंडे हो जाएंगे तो उसमें इसकी बिजाई की जाती है 3% के हिसाब से, क्योंकि इसमें टॉप लेयर से पानी की संभव हो पाता है। तो नॉर्मली एक बैग में 30 से 35 ग्राम बीज डालते हैं हम लोग। और बीज डालने के बाद इसको 24-25 डिग्री पर रखते हैं बीज फैलने के लिए। लगभग 40 से 45 दिन में इसमें बीज पूरी तरह से फैल जाता है। और जैसे ही बीज फैल जाएगा तो उसके बाद इसमें हम लोग ऊपर से काट देते हैं और कमरे का टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कमरे में नमी 80 से 85% रखते हैं। और 10 से 12 घंटे के लिए लगभग 1000 लक्स लाइट इसको देना पड़ता है। तो ये कंडीशन देने के 5-7 दिन के बाद इसमें छोटे छोटे पिनहेड्स बनना शुरू हो गए, जो आगे 5 से 7 दिन में आपके जो पूरी तरह मैच्योर हो जाएंगे फ्रूट बॉडीज। इस तरीके से आप लगभग 6 महीने तक 4 फ्लश ले सकते हैं और 45 से 50% इसकी बायोलॉजिकल एफिशिएंसी है। इस मशरूम को सुखाकर आप अच्छे पेट जार्स में स्टोर कर सकते हैं और जैसे ही मार्केट मिले या दूसरे फॉर्म में इसको मार्केट कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये मशरूम औषधि गुणों के कारण स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसीलिए आप बाजार मांग के अनुसार इसकी प्रजातियों का चयन करके उत्पादन करते हैं तो आपको इसका बाजार में अच्छा भाव मिलेगा, जिससे मुनाफा अधिक होगा। जहाँ तक इसकी रेट की बात है मार्केट में, जैसे हमारे यहाँ DMR में इसका सरकारी रेट 5000 रुपये प्रति किलो है, लेकिन बाहर में
पहले 8 से 9 हज़ार रुपये प्रति किलो बेचते थे, लेकिन अब वो लोग एक ही फ्रूट बॉडी, एक ही मशरूम लगभग 4 से 5 इंच डाया का 150 से 200 रुपये में बेचते हैं। और इसके भी कई किस्में हैं, लगभग 250 प्रजातियां हैं इसकी, लेकिन जो रेड कलर का या डार्क ब्राउन कलर का आएगा उसकी मांग मार्केट में ज़्यादा है। तो ये आपको देखना है कि आपने कौन सी प्रजाति का चयन करना है ताकि उसका मार्केट में आसानी से खपत हो सके। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।